हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम पशुओं की सींग रोधन, सींग रहित करना जिसको कहते हैं, सींग रोधन और बधियाकरण के बारे में समझेंगे। क्या? पशुओं के सींग रोधन, इसको इंग्लिश में डिहॉर्निंग बोला जाता है, डिहॉर्निंग ऑफ एनिमल्स। तो सींग रोधन के बारे में जानेंगे। पहले परिभाषा सुन लेते हैं। पशुओं को सींग विहीन करने को ही सींग रोधन कहते हैं। पशुओं के सिर पे सींगों को किसी क्रिया के द्वारा या विधि के द्वारा उसको अलग करना या उसको सुंदरता प्रदान करना, सींग विहीन करना सींग रोधन कहलाता है। सींग रोधन के अलग अलग लाभ होते हैं, विभिन्न प्रकार के लाभ पाए जाते हैं पशुओं में, जो निम्नलिखित है। पहला जो है आपके लाभ है वो है विभिन्न प्रकार के पशुओं के साथ साथ रखा जा सकता है। जैसे बड़ी बड़ी जो पशु सींग वाले रहते हैं तो उसको एक साथ रखने में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिससे शारीरिक नुकसान की संभावना रहते हैं वो कम हो जाती है। इसको ये पशुओं को एक साथ रखा जा सकता है, ये लाभ है पहला। दूसरा, पशुओं की देखभाल करने में सुविधा होती है। क्या? पशुओं की देखभाल करने में सुविधा होती है, खिलाने पिलाने, मल मूत्र उसको अलग निकालने में, ताकि किसी के द्वारा, पशु के द्वारा आक्रामक हो जाने पर या हिलने डुलने पर इंसानों के ऊपर नहीं लगता, मजदूरों के ऊपर नहीं लगता है। उसी प्रकार से तीसरा, खराब आकृति वाले सींग हटाकर पशु की सुंदरता बढ़ाई जा सकती है। जो कई पशुओं के सींग इतने बड़े दिखाई देते हैं, इतने भद्र दिखाई देते हैं कि वो थोड़ा से अलग दिखाई देते हैं हट करके, तो उसको छिलाई करके या उसको एक चिकनाई करके एक सुंदरता प्रदान किया जा सकता है, छोटे के रूप में लाया जा सकता है। चौथा, कमजोर पशुओं को राहत मिलती है। कई पशुओं के सींग इतने बड़े होते हैं कि उसको वजन को वहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो कमजोर पशुओं को जो क्या होता है, राहत मिलती है, आराम मिलता है। पांचवा जो लाभ है, पशुओं को आसानी से काबू में कर सकते हैं। जितना सींग बड़ा होगा उतना पशु आक्रामक होगा, ये देखा जाता है। तो जितना ही हम जो है पशुओं को काबू में करने के लिए जो है सींगों को भी क्या कर सकते हैं, सींग रहित कर सकते हैं। अब सींग रोधन के प्रकार जानेंगे, डिहॉर्निंग के प्रकार जानेंगे। डिहॉर्निंग के निम्नलिखित विधियां होती हैं, जिसमें पहला है कास्टिक क्षण विधि। तो इसको हम जान लें डिटेल में क्या होता है। कास्टिक क्षण होता क्या है? यह सबसे उत्तम विधि माना जाता है सींग रोधन में। ये ध्यान देंगे भाई, जितना विधि बताऊंगा उसमें कौन सा उत्तम है, कौन आपकी क्या है जो है सर्वोत्तम माना जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे, पीएटी वगैरह में आता है। तो कास्टिक क्षण यह सर्वोत्तम विधि माना जाता है, लेकिन इसके प्रारंभ में ही या जब बच्चे 1-2 माह या 1-2 सप्ताह के होते हैं तभी इसको अपनाते हैं। सींग निकालने के स्थानों के चारों, सींग जो रहता है उस निकलने के स्थानों को चारों ओर बाल काटकर सींगों की गांठ को खुरसते हैं और कास्टिक पोटास की छड़ को क्या करते हैं, रगड़ते हैं। कास्टिक जो छड़ रहता है पोटास की, उसको उस स्थान पे जो है क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है और उस जगह को जलाया जाता है ताकि उसमें सींग उग ना सके। दूसरा विधि है सींग काटने वाली आरी के द्वारा। आरी भी आता है, आरी के द्वारा काटा जाता है। यह विधि प्राय उन पशुओं में प्रयोग किया जाता है जिसके सींग पूर्ण रूप से बड़े हो चुके रहते हैं। आरी के द्वारा सींगों को काट कर अलग कर देते हैं। यह एक सरल विधि है, किंतु इसमें पशुओं को अधिक कष्ट रहता है। जैसे मांसल युक्त है, उस जगह में हो गया तो कैंसर होने, घाव बनकर के कैंसर होने का डर रहता है। तीसरा है रबड़ के छल्ले द्वारा। बहुत कड़े व छोटे मोटे रबड़ के छल्ले एक विशेष यंत्र की सहायता से चौड़ा आकार सींगों की जड़ों पर जो सींगाधार होता है वहाँ पे बना देते हैं। रक्त संचार अवरुद्ध होने के कारण सींग सूख जाते हैं, लेकिन इसमें समय अधिक लगता है। रासायनिक डीहॉर्नर चौथा विधि है। रासायनिक डीहॉर्नर द्वारा कुछ रासायनिक जो है पदार्थों को सींगों के स्थान पर लगाने से उसकी वृद्धि रुक जाती है। यह भी कम आयु के पशु में प्रयोग किया जाता है। पांचवा विधि प्रजनन के द्वारा। अब प्रजनन के द्वारा कैसे होगा? सींग रहित नर पशुओं का सींग वाली मादा से, सींग रहित नर का सींग वाली मादा से प्रजनन कराते हैं, अतः वो उसमें उत्पन्न संतान जो सींग रहित होती है, विदेशियों में यह विधि प्रचलित है। छठवां है देसी तरीका।
जब पशु का बच्चा 1 माह का होता है, छोटा होता है, तब उसमें सींग के आधार पर से बाल काट देने चाहिए। हंसिए के नुकीले भाग को गर्म करके सींग निकलने के आधार पर चारों ओर जो घुमाया जाता है। जब सफ़ेद या मुलायम परत दिखाई देने लगता है तब गर्म करना बंद कर देते हैं तथा बाद में कोई जीवाणुनाशक दवा उसमें लगा देते हैं। गर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सींग के पास वाली खाल न जले, अन्यथा बच्चे को कष्ट होगा। इस विधि के अलावा के सींग के निकलने के स्थान पर बांधने से सींग नहीं निकलते हैं। यह देसी तरीका है जो गांव में अपनाया जाता है। इस तरीके से सींग रोधन के 5-6 विधियां हैं। जैसे पहला ये याद रखने हैं और जो है काष्टिक क्षण विधि को विशेष क्षण के द्वारा, दूसरा सींग काटने वाली यारी से, तीसरा रबड़, चौथा रासायनिक डिहाउनर द्वारा, पांचवा प्रजनन के द्वारा, छठवां देसी तरीका। ये विधि है, विधि विशेष याद रहना चाहिए, नाम कम से कम याद रहना चाहिए और काष्टिक क्षण विशेष रूप से। अब जानेंगे पशुओं का बधियाकरण। पशुओं को क्या है बधियाकरण कैसे किया जाता है, तो बधियाकरण की परिभाषा पहले जान लेते हैं। पशुओं की प्रजनन ग्रंथियों को निष्क्रिय करना या कार्यविहीन करना। क्या? पशुओं की प्रजनन ग्रंथियों को निष्क्रिय करना अथवा पशुओं की प्रजनन ग्रंथियों को कार्यविहीन करना ही बधियाकरण कहलाता है। बधियाकरण से पशु की संतान पैदा करने के योग्य नहीं रहता है तथा नर मादा दोनों में ही पशुओं में बधिया कर सकते हैं कोषों को तथा मादा के अंडाशय को। तो हम बधियाकरण में आए थे जिसमें पशु के नर पशु के अंडकोशों तथा मादा के अंडाशय को कार्यविहीन कर देने से ही बधियाकरण हो जाता है। अब इसके बधियाकरण के उद्देश्य जानेंगे। बधियाकरण में कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, इसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला, प्रजनन शक्ति को अन्य पशु के जो कार्यों में लगाया जा सकता है, जैसे मांस ऊन उत्पादन, बैलों की कृषि कार्य के लिए। तो ये जो है बधियाकरण करते हैं तो उसकी जो शक्ति रहता है वो दूसरे कार्य में लगता है। जैसे मांस के लिए पालते हैं तो मांस के लिए, ऊन उत्पादन के लिए ऊन, जैसे बैल बच्चों को बैल बनाना है तो बैल बन जा सकता है। दूसरा, पशुओं को मोटा करने के लिए। तीसरा, पशुओं के गोश्त की किस्म सुधारने के लिए, जो मांस रहता है गोश्त रहता है उसकी किस्म जो रहता है उसमें सुधार होता है। चौथा, अयोग्य पशु का प्रजनन रोकने के लिए, जो अनावश्यक पशु अयोग्य पशु है उसकी प्रजनन शक्ति को रोकने के लिए, पशुओं को काबू पाने के लिए। छठवां, जनन अंगों में लगने वाली बीमारियों से बचाने हेतु और आपके पशुओं का उपयोगी व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए। इस तरीक़ा से इसका जो है उद्देश्य है। बधियाकरण करने का कौन सा समय होता है इसको जान ले। बधियाकरण करने का निश्चित एक समय होता है। यदि पशु कार्य लेना है अर्थात बैल बनाना है तो बछड़ों को 1 से 2 वर्ष की आयु में, क्या 1 वर्ष सुनेंगे, 1 से 2 वर्ष की आयु में बधिया करना ठीक रहता है। यह कार्य सर्दियों में करना चाहिए क्योंकि गर्मी एवं बरसात में मक्खियाँ अधिक होती है तथा घाव भी देर से भरता है, इसलिए सर्दियों के मौसम में जो है बधियाकरण करना आवश्यक रहता है, उत्तम रहता है। अब जानेंगे बधियाकरण की विधियाँ। बधिया की कौन कौन सी विधियाँ होती है इसको जानेंगे। बधिया की निम्नलिखित विधियाँ होती हैं। पहला विधिया है विषण कोष को पीट करके। विषण कोष को क्या पीट करके। यह विधि देहातों में अधिक प्रचलित है जहाँ बछड़े की जमीन पर गिराकर बछड़े की मोंगरी से विषण को दोनों अंडकोशों को पीट कर नष्ट कर देते हैं। यह अत्यंत कष्टदायक और अमानवीय व्यवहार वाला विधि है। इस विधि में रक्त निकलता है तथा घाव पकने का भय रहता है। ये जो है यह विधि गांवों में विशेष करके देखा जाता है। तो यह विधि जो है अवैज्ञानिक विधि है, उत्तम नहीं माना जाता है विषण को पीट कर। दूसरा, चीरा विधि द्वारा तेज चाकू से चीरा लगाकर तथा दोनों अंडकोशों को काट करके अलग कर देते हैं। घाव से रक्त बहता है और असावधानी से घाव पककर रोग का रूप धारण कर लेता है। तो यह भी अवैज्ञानिक विधि है। इलेक्ट्रेटर एक यंत्र होता है, इसके द्वारा तीसरा विधि है। इलेक्ट्रेटर यंत्र के द्वारा रबड़ के छोटे मोटे कड़े छल्ले चौड़े करके विषण के आधार पर चढ़ाकर पहना देते हैं। ये छल्ले अंडकोशों को रक्त, ऑक्सीजन और भोजन नहीं पहुंचाने देती है, जिससे कि कुछ समय बाद अंडकोश सूजकर निष्क्रिय हो जाते हैं। यह बधियाकरण करने की रक्त रहित एवं स्थायी विधि है जिसमें समय अधिक लगता है। रक्त रहित तथा स्थायी विधि है। रासायनिक पदार्थों के द्वारा, उपयुक्त दवाओं को इंजेक्शन के द्वारा
पशुओं के शरीर में पहुंचा देते हैं, जिससे अन्न कोश कार्यविहीन करना बंद कर देता है। इस प्रकार पशु का संतान उत्पन्न करने में अयोग्य रह जाता है और यह रक्त रहित एवं सरल स्थायी विधि है, परंतु इसके लिए भी विशेष जानकारी होना आवश्यक है। चौथा, बडीजो कास्टेटर, ये उत्तम विधि है। जैसे उसमें कास्टिक क्षण है, उसी प्रकार बध्यकरण में बडीजो कास्टेटर, इसके बारे में विशेष आप कई बार सुने होंगे। बध्यकरण करने की विधि है। इस यंत्र का डायग्राम भी आता है और ये जो विधि आता है, विधि के नाम और जो है जिसमें बध्यकरण को विशेष समझाइए करके आता है। तो यह बध्यकरण करने की सर्वोत्तम विधि माना जाता है, वैज्ञानिक विधि माना जाता है, संतोषजनक विधि माना जाता है, जो इटली के वैज्ञानिक बडीजो द्वारा जो है विकसित किया गया था। बछड़े को गिराकर बडीजो कास्टेटर के यंत्रों से विषण के आधार को दबाते हैं, जिसमें विषण के अंदर शुक्राणु नलिका व रक्त वाहिनी, जो कि 2-2 की संख्या में होती है, एक साथ कुचल जाती है और अंडकोश कार्य रहित होकर निर्जीव हो जाते हैं। यह एक सरल रक्त रहित एवं बहुत कम समय लेने वाली विधि है। यंत्रों की भली भांति दबाया जाता है और एक बार नहीं 2 बार इसको कम से कम दबाना चाहिए, ताकि वो जो है अंडकोश जो है पूर्ण तरीक़ा से क्या हो सके, दब सके, शुक्राणु नलिका दब सके और वो कार्य करना बंद कर दे, अन्यथा पशु पूर्ण रूप से बध्य नहीं हो पाता है। इसलिए इसको हमें भली भांति 2 बार कम से कम दबाना चाहिए। इस तरीक़ा से यह आपके विधि बडीजो कास्टेटर का है। उसी प्रकार से पशुओं का अंकन एवं चिन्हांकन, मार्किंग ऑफ एनिमल्स, पशु चिन्हांकन या अंकन किसे कहते हैं, इसको सुन लीजिए। पशुओं की शरीर पर चिन्ह लगाना या नंबर डालना, पशुओं की शरीर पर चिन्ह लगाना या नंबर डालना ही चिन्हांकन कहलाता है। अब जानेंगे इसके उद्देश्य। पशु फार्म या पशु समूह के पशुओं की पहचान करने में आसानी होता है कि चिन्हांकन या अंक डाल देंगे तो। पशु की वंशावली रिकॉर्ड तैयार करने के लिए भी यह जो है आवश्यक होती है। पशुओं की पंजीयन रजिस्टर कराने के लिए भी अंकन जरूरी होता है। पशुओं का बीमा कराने के लिए भी चिन्हांकन जरूरी होता है। पशुओं को बीमा कराने के लिए, पशुओं का उत्पादन रिकॉर्ड तैयार करने के लिए भी, पशु मेले हाट बाजार में ले जाते समय उसकी अलग पहचान के लिए भी अलग चिन्हांकन की जरूरी होती है। रोगी पशु को इलाज हेतु अलग रखने के लिए भी चिन्हांकन करने का समय, पशुओं को किसी भी अवस्था में चिन्हांकन कर सकते हैं, लेकिन कम उम्र या खरीदते समय चिन्हांकित करने से उसकी पहचान करने में किसी प्रकार की भ्रम नहीं होती है। अब जानेंगे पशु चिन्हांकन करने की विधियों के बारे में। तो विधियाँ इनके, पहला विधि होता है विभिन्न रंगों के द्वारा। तो रंगों के द्वारा यह सरल और सस्ती कम समय लेने वाली विधि होती है, जिसमें पशुओं को कष्ट नहीं होता, परंतु झुंड के विशेष समूह की पहचान करना कठिन होता है क्योंकि रंग छूट जाता है, इसलिए यह एक अस्थायी विधि है। आज बाज़ारों में आप ले जाए जाते हैं, पशुओं को रंग लगा दिया जाता है, चिन्ह लगा दिया जाता है, जिसको उस पशु का पहचान होता है। उसी प्रकार से दूसरा टैग लगाना, टीन, एल्युमिनियम या प्लास्टिक के छल्ले नुमा, पट्टी नुमा आकृति के टैग बनाकर उस पर नंबर या चिन्ह अंकित कर प्लास्टिक या टैगिंग मशीन के द्वारा पशु के कान या पूंछ या गर्दन पे क्या किया जाता है, लगा देते हैं। यह एक सरल विधि, लेकिन इस विधि में कुछ कमियां भी हैं। जैसे नंबर देखने के लिए पशु के पास जाना पड़ता है, टैग में जंग लग सकती है, साथ ही इसे धोखा देने के लिए बदला भी जा सकता है। तीसरा है गोद करके, टैटूइंग के द्वारा पशु के कान के अंदर की ओर या पूंछ के आधार के पास अंदर की ओर एक विशेष प्रकार की स्याही से स्थायी रूप से नंबर लिख दिए जाते हैं। मशीन से नंबर गोदने के पश्चात स्याही लगा देते हैं, जिससे नंबर चमकने लगते हैं। गाय भैंसों में यह विधि अपनाया जाता है टैटूइंग के द्वारा। चौथा है दागना, इसमें दाग लगाना भी कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, ठंडा दागना और गर्म दागना। तो इसमें कार्बोलिक अम्ल जो है, ठंडा दागने में कार्बोलिक अम्ल के लोहे की एक नंबर पड़ी हुई छड़ की डुबोकर पशु की ऊपरी जांघ में लगा देते हैं, इससे स्याही नंबर पड़ जाती है और रासायनिक द्रव शरीर पर जो है फैलकर नंबरों को अस्पष्ट भी बना सकते हैं, अतः रासायनिक द्रव की मात्रा अधिक न हो। दूसरा गर्म दागना, लोहे की चिन्हित या नंबर युक्त छड़ गर्म लाल करके गौवंशी पशुओं की ऊपरी जांघ पर या भैंस के वंश के पशु के सींग या खुर में आदि में बहुत ही कम समय के लिए लगा देते हैं, जिससे उस स्थान पर एक स्थायी नंबर बन सके। कान पर निशान व छेद बनाया जाता है। सुअरों में वी आकार के, डब्ल्यू आकार के, यह विधि होता है। पशुओं को वश में करने के आदि विधि के बारे में बाद में जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आगे आने वाले क्लास में आपके डेयरी के बारे में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।